आइए बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस पुस्तक का दूसरा पाठ जिसका शीर्षक है तलाश, आज हम देखेंगे इसका 5वां भाग। और इस 5वें भाग का शीर्षक है जन संस्कृति। तो आइए देखते हैं इस पाठ में पंडित नेहरू हमें भारत के बारे में क्या बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तलाश का ये जो 5वां भाग है उसका जो शीर्षक है वो है जन संस्कृति। यहाँ पर संस्कृति कल्चर है और जन का मतलब है लोग, तो लोगों का जो कल्चर है उसे जन संस्कृति कहा जाता है। तो अब यहाँ पर किस तरह के जन संस्कृति की बात पंडित जी कह रहे हैं ये हम इस पाठ में देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय जनता, अब यहाँ पर पंडित नेहरू बता रहे हैं कि वर्तमान समय में भारत के जनता की क्या स्थिति है, वहां रहने वाले लोगों की असली में क्या स्थिति है। यहाँ पर पंडित नेहरू कह रहे हैं कि जीवन अतीत से बंधा, यहाँ के जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनका जो जीवन है वो अतीत से बंधा हुआ है। मतलब कि वो अतीत की जो बातें हैं वो कभी भी वो भूल नहीं सकते। आंखें भविष्य पर टिकी, लेकिन जो आंखें हैं उनका मन जो है वो हमेशा भविष्य की ओर लगा हुआ है कि आगे भविष्य में क्या होगा। संस्कृति का गहरा असर, जो भी संस्कृति उन्हें अपने पूर्वजों से मिली है उसका उनके जीवन में गहरा असर देखा जा सकता है। उनके आचार में, उनके विचार में, उनके व्यवहार में, हर चीज में उस संस्कृति को हम देख सकते हैं। शिक्षित एवं अशिक्षित लोगों पर भी इसका असर था। अब यहाँ पर सिर्फ शिक्षित ही लोग इस तरह की बातें नहीं सोच रहे हैं, बल्कि शिक्षित या अशिक्षित कैसे भी लोग हैं उन सब पर इन सब का असर है। जैसे कि अतीत के बारे में वो सोचते हैं, संस्कृति का उन पर गहरा असर है, उनकी जो आंखें हैं वो आगे भविष्य को देख रही हैं कि आगे भविष्य में क्या होगा, किस तरह के बदलाव आएंगे। ये सारी चीजें, चाहे एक कोई व्यक्ति शिक्षित हो या अशिक्षित हो, हर कोई इसी तरह से सोच रहा है। आइए अब आगे देखते हैं रामायण और महाभारत। अब यहाँ पे रामायण और महाभारत की बात हो रही है। रामायण और महाभारत का क्या प्रभाव लोगों पर है, इसके बारे में लोग किस तरह से सोचते हैं, आइए देखते हैं। लोगों में प्रसिद्ध, यहाँ पर रामायण से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं वो लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें अच्छे से जानते हैं और उस पर चर्चा भी करते हैं। हर घटना, कथा, नैतिक अर्थ मन पर अंकित है। यहाँ पर हर भारतीय के मन में रामायण और महाभारत से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, उससे जुड़ी जो कहानियां हैं और उससे जो हमें नैतिक मूल्य हमें सीखने को मिल रहे हैं, वो सारी चीजें उनके मन पर गहरा असर डालती हैं। अशिक्षित लोगों को भी सैकड़ों पद याद हैं। रामायण और महाभारत में इस तरह के छोटे छोटे पद लिखे हुए हैं जो कि अशिक्षित लोगों को भी अच्छे से याद हैं। तो ये जो रामायण और महाभारत है इसका इतना गहरा प्रभाव है कि लोग अशिक्षित तो हैं लेकिन इन पदों को उन्होंने कंठस्थ कर रखा है, याद कर रखा है। बातचीत के दौरान घटनाओं का जिक्र, अब लोग जब एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं तभी भी बीच बीच में उनकी बातचीत में रामायण और महाभारत से जुड़ी घटनाओं का जिक्र होता रहता है। नैतिक उपदेश, रामायण और महाभारत जो हमारे दो ग्रंथ हैं उनसे जो नैतिक उपदेश हमें मिलते हैं उनका भी लोग गहराई से पालन करते हैं और उन उपदेशों से वो सीख लेते हैं। आइए देखते हैं आगे पंडित नेहरू क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर किसानों के बारे में बात कर रहे हैं पंडित नेहरू। किसानों का जीवन कैसा है, किसानों को देखकर पंडित नेहरू के मन में किस तरह के ख्याल आते हैं। अनपढ़, पुरा कथाएं, परंपरा, महाकाव्यों के नायक नायिका का प्रभाव। अब यहाँ पर किसानों के बारे में पंडित नेहरू कह रहे हैं कि ज्यादातर जो किसान हैं वो अनपढ़ हैं। पुरा कथाओं मतलब पुरानी जो कथाएं हैं, पुराने जो वेद पुराण है, उनका बहुत गहरा असर किसानों के जीवन में है। परंपराओं का पूरे मन से वो पालन करते हैं। महाकाव्यों के नायक नायिका का प्रभाव, और इनके जीवन में जो महाकाव्य हैं जैसे कि रामायण, महाभारत, इस तरह के जो काव्य ग्रंथ हैं हमारे, उनके जो नायक नायिका हैं, जैसे रामायण में राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये जो नायक और नायिका हैं, इन सब का इनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पुरुष बलिष्ठ देह, महिलाएं लावण्य, नम्रता। अब जब
पंडित नेहरू इन किसानों को देखते हैं या गांव में जो औरतें हैं उन्हें देखते हैं तो उनके मन में किस तरह की भावनाएं उठती हैं। पुरुषों को जब वो देखते हैं तो देखते हैं कि वो उनके जो देह हैं वो बहुत बलिष्ठ हैं, बहुत ताकतवर हैं वो, क्योंकि उन्होंने इतना परिश्रम किया है कि उनका जो शरीर है वो बिल्कुल गठीला हो गया है। लेकिन वहां की जो महिलाएं हैं वो लावण्य और नम्रता, महिलाओं के चेहरों पर एक अलग तरह का तेज है और उनका व्यवहार जो है वो बहुत ही नर्म है। लेकिन एक चीज जो वो इन चेहरों पर महसूस करते हैं वो है चेहरा अवसाद से भरा हुआ। अवसाद का मतलब होता है दुख, कष्ट से भरा हुआ। तो यहाँ पर जब भी वो किसान या वहां के गांव में रहने वाली महिलाओं के चेहरों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि उनके मन के अंदर कोई गहरा दुख छुपा हुआ है, जिसकी झलक उनके चेहरों पर देखने को मिल सकती है। और ये जो अवसाद है वो उसका कारण क्या है? कष्टपूर्ण जीवन। जो किसान है वो इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनका जो जीवन है वो सुखमय नहीं हो पाता, वो पूरा जीवन कष्ट में ही बिता देते हैं। अब पंडित नेहरू यह सोचते हैं कि इनकी जो हालत है, इनका जो जीवन है, कुछ इस तरह के बदलाव लाए जा सकते हैं जिससे कि इनका जो जीवन है वो थोड़ा बेहतर हो जाए, ज्यादा अवसर। और वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा उपेक्षित वर्ग है जिसके ऊपर कभी किसी का ध्यान नहीं गया, तो अगर इन्हें भी अवसर दिया जाए तो ये भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से किसानों के बारे में पंडित नेहरू के ये सारे विचार हैं। आइए देखते हैं बदतर स्थिति। अब यहाँ पर पंडित नेहरू कह रहे हैं कि जो उस वक्त की जो भारत की स्थिति है, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस वक्त जो स्थिति थी भारत की वो बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही थी। अब यहाँ पर क्या क्या ऐसे कारण थे जिसके कारण भारत की स्थिति बदतर हो रही थी? पहला था गरीबी, चारों तरफ गरीबी का साम्राज्य था, लोग गरीबी का जीवन जी रहे थे। असुरक्षा, हर किसी के मन में असुरक्षा की भावना पनप रही थी, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। भ्रष्टाचार, और गरीबी और असुरक्षा के कारण भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। भ्रष्टाचार का मतलब है करप्शन। गरीबी और असुरक्षा के कारण भ्रष्टाचार अपने आप बढ़ता जा रहा था। चौथा है परिस्थितियों से समझौता। अब यहाँ पर उस गुलामी की स्थिति में लोगों ने भी परिस्थितियों से समझौता करना सीख लिया था। वो कोई भी कदम इसके खिलाफ नहीं उठा रहे थे, बस वो जिस तरह की परिस्थिति थे उसे चुपचाप उन्होंने स्वीकार कर लिया था। लेकिन इस तरह के कठिन समय के बाद भी, इतनी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी नम्रता और भल मनसाहत, लोगों के मन में अब भी एक दूसरे के प्रति नम्रता थी और वो एक दूसरे का भला चाह रहे थे। उनके मन में एक दूसरे के लिए भलाई की भावना भी भरी हुई थी। तो यह थी भारत की उस वक्त की वास्तविक स्थिति, जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे और हम उनके गुलाम बने हुए थे। भारतीय आचार विचार और व्यवहार एक सांस्कृतिक देन है जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी मिटा नहीं पाया। यहाँ पर दुर्भाग्य शब्द का प्रयोग पंडित नेहरू ने इसलिए किया है क्योंकि उस वक्त भारत के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि वो अंग्रेजों का गुलाम था। तो ये जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे भारत की थी, इस स्थिति के बाद भी जो भारतीय थे उन्होंने अपनी संस्कृति, अपना व्यवहार, अपना आचार विचार नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। उस स्थिति में भी उन्होंने अपने आचार विचार व्यवहार को संयमित रखा और इस दुर्भाग्य का सामना करते रहे। तो बच्चों, इसी के साथ ये जो तलाश पाठ का जो अंतिम शीर्षक था जन संस्कृति, वो भी यहाँ समाप्त होता है। आशा है आपको इसका भी सारांश अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से अगले पाठों का सारांश भी हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।